नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा इस समय चालू है और इस दौरान पहले पीएम मोदी ने उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव में स्थित मुखी मठ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने हर्षिल में ट्रक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और बाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। जीवनदायिनी मां गंगा के इस शीतकालीन गद्दी स्थल पर आज एक बार फिर आकर आप सब परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूँ। उन्होंने मां गंगा की सेवा में अपना सौभाग्य बताया। बोले, मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में मैं काशी की सेवा कर रहा हूं। इसलिए मैंने काशी में कहा भी था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। कुछ महीने पहले मुझे यह भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा का ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, अब पीएम मोदी को लेकर वहां पर क्या खास तैयारियां की गई हैं उनके आगमन को लेकर, और आगे आगे जो भी रहेगा उनका शेड्यूल, उसके लिए क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, मैं बात करूं पीएम मोदी को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां थी और यहाँ के लोगों में, लोकल लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था, प्रदेश के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीएम मोदी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड उस जगह पे आते हैं वो कि जहाँ पे मतलब ये जनसभा वगैरह उनको उतना महत्व नहीं रखता है जितना महत्व उनको चार धाम यात्रा लगती है, जितना महत्व उनको ये लगता है कि यहाँ का टूरिज्म कैसे बढ़े, यहाँ जो है जो चार धाम है उनको फोकस कैसा करा जाए, उनको बढ़ावा कैसा दिया जाए, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछली बार जब वो केदारनाथ आए तो उनका फोकस सिर्फ ये था कि प्रदेश को आगे बढ़ाना और यहाँ पे यात्रा का टूरिज्म को आगे बढ़ाना। यहाँ पे जो है धर्माटन है, एक पर्यटन होता है, एक धर्माटन। जिस तरीके से यहाँ पे चार धाम है, जैसे देश के चार धाम है तो यहाँ पे उत्तराखंड के चार धाम है। और इन चार धामों में जिस तरीके से प्रदेश वो करते हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और जिस तरीके से मतलब उत्तराखंड की देवभूमि को सराहते हैं,
और फिर देश विदेश के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि प्रदेश आए, उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि है, यहाँ पे देवभूमि का वास होता है, यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है जब वो उत्तराखंड के 4 धाम आते हैं। उत्तराखंड की कोई भी जगह है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, धारी देवी, तो इन जगहों का, हर जगहों का मतलब बिल्कुल ही बारीकी से अध्ययन करते हैं जी पीएम मोदी, सतीश, और क्या लोगों को इस तरीके सतीश, से क्या अभी क्या अपेक्षाएं जता जा रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री इस समय उत्तराखंड को कुछ नई सौगात दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात, सबसे बड़ी सौगात तो उत्तराखंड को ये मिलती है कि जैसे वो आते हैं पर्यटन बढ़ जाता है। पर्यटन बढ़ते ही लोगों के चेहरों पे खुशी आ जाती है, आर्थिकी में सुधार आ जाता है। तो सबसे बड़ा तो ये चीज देते हैं उत्तराखंड की जनता को, मतलब 4 धाम को सबसे बड़ा तोहफा तो वो मिल जाता है प्रदेश को। बाकी ये तो अन्य घोषणाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जो वो खुशियां मिलती है प्रदेश की जनता को, जो रोजगार मिलता है, जो व्यवस्था मिलती है, वो सबसे बड़ी मिलती है। लोग जो है बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं। वो घोषणाएं तो अन्य बार भी, चुनाव के टाइम भी आते हैं तब भी करते हैं, लेकिन जो इस समय यात्रा के टाइम पे आते हैं, वो जिससे ये करते हैं उस समय बहुत ज्यादा कुछ मिलने को रहता है। क्योंकि तब देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ही वो आते हैं वहां से पीछे से लाइन लग जाती है यात्रियों की, और ऐसी व्यवस्था, ऐसी टूरिज्म जो बढ़ जाता है, तो लोगों के जो व्यवसाय वाले हैं, जो वहाँ से पंडा पुरोहित हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, उनके चेहरों में खुशी आ जाती है। जी सतीश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रपुर में कांग्रेस ने पुलिस के अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। आपको बता दें कि इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल, किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और पुलिस आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता पुलिस के डर और भ्रष्टाचार की मार झेल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और जनता की आवाज बनकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है धरना प्रदर्शन करना। हमें अपनी मांग मनाने के लिए हमें धरना प्रदर्शन पर आना पड़ेगा और हम वही काम कर रहे हैं जो संविधान के अनुरूप है। वहां पर कोतवाल, किच्छा में कोतवाल, किच्छा क्या पूरे जिले में आज ये हालात ये है कि पुलिस विभाग जो है कि कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, निर्दोष लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। उसके खिलाफ हम आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमने हल्ला बोल कार्यक्रम किया है। ये हमारा बदस्तूर जारी रहेगा जब तक किच्छा कोतवाल का ट्रांसफर नहीं होता, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आप देखिएगा इसके कोई ना कोई निर्णय निकल कर आएगा। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्यजीत, कांग्रेस दावे कर रही है कि पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है और पुलिस लोगों पर जुल्म भी डाल रही है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? जी, अगर देखिए, अगर बात करें इसमें, अगर जो किच्छा विधायक हैं तिलक राज बेहड़, उन्होंने आज हल्ला बोल कर दिया है रुद्रपुर में। अगर बात करें उसमें हजारों की संख्या में वहाँ पे पहुंचे हैं पूरे जिले के समस्त कार्यकर्ता जो कांग्रेस के, बोले पूरे टीम बस भर के पहुंचे हुए हैं। बोले अभी आवास विकास में इकट्ठा होके अभी कुछ ही देर में जो रुद्रपुर जो पहले तो अभी इकट्ठा करके एक सभा की है उन्होंने। सभा करने के बाद अभी वहाँ पे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसी कार्यालय पे वहाँ पे पहुंचेंगे, पहुंच के वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे कि किच्छा में जिस प्रकार से वहाँ पे कोतवाल है उनको हटाने की मांग की है। अगर बात करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस यहाँ पे भ्रष्टाचार के वहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी अगर बात करें उसमें जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बहुत पहुंचे हुए हैं, वरिष्ठ नेता जो गणेश गोदियाल जी पहुंचे हुए हैं, जो किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन हो रहा है, हल्ला बोल चल रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज अगर देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर जो किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, वो आज जिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने एक घेराव किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो एसएसपी कार्यालय का घेराव करने की रणनीति बनाए हैं वो सबको झूठा लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना स्पष्ट है कि जो उनको संरक्षण दे रहे हैं वो सब कानूनी अपराधी हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये किच्छा विधायक के जो उनको जो चल रहा है, किच्छा विधायक को वो आरोप लगा है। लेकिन पूर्व विधायक के साथ वहाँ पे रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा पहुंचे हुए हैं, रुद्रपुर जो विधायक वो ही पहुंचे हैं, यहाँ पे पूरा भाजपा के समस्त कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं उनके खिलाफ में। उनका स्पष्ट कहना है कि ये जो उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं निर्णय गलत है, इसका आरोप लगा रहे हैं। जी सत्यजीत, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।
पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने खटीमा पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री व डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने खटीमा में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी का शासन है, इसलिए ग्राम सभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताया जाए जिससे कि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। और विधायक बिशन सिंह चुफाल शादी में सम्मिलित होने के लिए खटीमा आए थे। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यजीत, क्या खास जानकारी है आपके पास? जी, अगर बात करें उत्तराखंड के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री जो डीडीहाट विधायक जो बिशन सिंह चुफाल ने आज खटीमा पहुंचकर पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में सबसे ज्यादा जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बैठक की है। लेकिन अगर बात करें उसमें आगामी जो चुनाव है उनको मद्देनजर देखते हुए बैठक की है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिस प्रकार से अगर बात करें आगामी जो प्रधानी चुनाव है उनको लेकर और उस वर्ष से बात करें जो सहकारी समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों को लेकर एक बैठक की और उनको शुभकामनाएं भी दी है कि आगे ज्यादा से ज्यादा भाजपा की जो सीट है उसको निकालना है। उस प्रकार के बैठक करते हुए लोगों से बातचीत की है। जी सत्यजीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जहां सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर खासा उत्साहित दिख रही है, वहीं वकील इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वकीलों का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से उनकी आजीविका प्रभावित होगी और हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसमें बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। पूरे कुमाऊं मंडल क्षेत्र से वकील हल्द्वानी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में पहुंचे। इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले टाइपिस्ट, मुंशी और ऑफिस स्टाफ भी बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए जाएं। लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है। लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इसमें भूमि के खरीद फरोख्त के मामले बढ़ेंगे और लोगों के साथ इससे नुकसान होगा। और जितने भी वसीयत है, वसीयत जैसा दस्तावेज आप रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आएंगे, रजिस्ट्री जैसा कागज आपने रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आना। घर बैठे तो आपने किस दबाव में किया? क्या इससे कहीं ना कहीं वैधता प्रभावित होगी? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बार बार ये कह के कि हम जनता को सुलभ ऑनलाइन दे रहे हैं और ये नुकसान कर रहे हैं। ये ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे बकरी के आगे घास रखा जाता है और उसके बाद बकरी का क्या हाल होता है आप जानते हैं। इसलिए वकील सिर्फ अपने कार्य के लिए या उनका कार्य प्रभावित हो रहा है इसलिए विरोध नहीं कर रहे, इससे जनता का न्याय का सिद्धांत प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम लोग की हड़ताल। आपको बता दें कि IAS विनोद कुमार ने आपदा सचिव का चार्ज संभाल लिया है। वहीं वर्ष 2007 बैच के IAS अधिकारी सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन का केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद के लिए इम्पैनलमेंट हो गया है और विनोद कुमार सुमन राज्य गठन के बाद पहले ऐसे IAS अधिकारी हैं जिनका केंद्र सरकार के लिए इम्पैनलमेंट हुआ है। सुमन वर्तमान में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के साथ ही राज्य संपत्ति, सामान्य प्रशासन तथा प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने सचिव वित्त प्रभारी, सचिव शहरी विकास, सचिव सहकारिता, सचिव कृषि, सचिव पशुपालन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वे राज्य गठन के बाद से अब तक शहरी विकास में सबसे लंबे समय तक निदेशक रहने वाले अधिकारी रहे हैं। वे चमोली, अल्मोड़ा में नैनीताल में DM भी रह चुके हैं और उन्होंने राजधानी देहरादून में लंबे समय तक सिटी मजिस्ट्रेट व अपर जिलाधिकारी का पदभार भी संभाला था तथा सचिव MDDA भी वो रह चुके हैं।
उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में छूट मिलेगी। प्रदेश में 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में राहत मिलेगी। मार्च माह के बिल में बिजली बिल में ऊर्जा निगम की ओर से 137 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट यानी FPPCA के तहत उपभोक्ताओं को बिल में यह रियायत दी जा रही है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 95 पैसे तक की राहत मिलेगी। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार यदि ऊर्जा निगम की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में जोड़कर वसूला जाएगा। वहीं यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वापस कर दिया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि हर उपभोक्ता अपना स्मार्ट बने। किसी भी उपभोक्ता को हमारे ऑफिसेज के चक्कर ना लगाने पड़े, ना तो कनेक्शन के लिए, ना ही बिल ठीक कराने के लिए, ना मीटर रीडिंग कराने के लिए, ना ही पैसा जमा करने के लिए। इसके लिए हम लोग ला रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हो, उनकी कंप्लेंट भी स्मार्टली अटेंड हो। अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट है मान लीजिए, तो वो कंप्लेंट्स को हमारे कंट्रोल रूम में 1912 के थ्रू अगर कंप्लेंट लिखाते हैं, चाहे आप मुंशियारी में बैठे हैं वहाँ से भी कंप्लेंट लिखाते हैं, तो कंसर्न जेई और SDO को इन्फॉर्मेशन चली जाती है और वो कंप्लेंट अटेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं जो दी जा सकती हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नारे के अनुसार की समाधान सरलीकरण, तो समस्या का समाधान और सरलीकरण करते हुए अगले उन्हें प्रदान किया जाए। बात करेंगे जसपुर की, जहां पर उप जिलाधिकारी ने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया है और वहीं पर एक भाग को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी जसपुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें एक्सपायरी दवाइयां और अनियमितता पाए जाने पर जन औषधि केंद्र के एक भाग को सीज कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि काफी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां रखी हुई थी। जब पूछताछ की गई तो औषधि केंद्र के संचालक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद औषधि केंद्र के एक भाग को अभी सीज कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब बारिश के साथ में अब लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में हाल ही में मौसम में राहत मिलने के बाद पहाड़ी दरकने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। बीते दिनों बारिश के कारण पहाड़ों और मैदानों में काफी नुकसान हुआ था और अब मौसम के बदलने के साथ चमोली जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जाने वाला पैदल पुल अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने के कारण गिर गया है। ये पुल गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ता था और अब इसके टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने हैं और इस दौरान तीर्थयात्रियों के आने जाने के लिए इस पुल की अहमियत बहुत ज्यादा थी। उसमें जो निर्देश दिया गया है वो ये है कि इमीडिएटली जो उधर के गांव हैं उनको आने जाने का रास्ता बनाया जाए, कोई फोल्डेबल ब्रिज या कुछ इस तरह का लगाया जाए, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो वर्तमान पुल था उसकी जगह पे कोई दूसरा बेली ब्रिज या और क्या अल्टरनेटिव है उसको बताएं। एक्चुअली हमारे पास वर्तमान में 100 मीटर से ज़्यादा के बेली ब्रिज नहीं है। जो ये पुल है इसका स्पैन 105 मीटर है, तो उसके लिए भी बात की जा रही है कि कहीं पर अगर अवेलेबल हो तो इमीडिएटली हम लोग मंगा सकें उसको, जिससे कि जो गाड़ी जाती थी, छोटी गाड़ी इस पर चली जाती थी, तो उसके इंतजाम कर सकें। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो हेमकुंड साहब के जो कपाट खुलने का जो समय है 25 मई, उससे पहले, मतलब उससे कम से कम एक हफ्ते पहले उतनी व्यवस्था हम लोग कर दें जो कि वर्तमान पुल के साथ हो रहा है। रुद्रपुर में जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने प्रशासन कार्यालय का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि उन्होंने न्यायालय वादों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी वादों को RCMS पोर्टल पर दर्ज करने और पुराने वादों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने फौजदारी, गुंडा एक्ट, स्टैंप चकबंदी, सीलिंग खनन वादों को भी त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से
प्राप्त वादों की जानकारी लेते हुए मसले को जल्द निस्तारित करने और सही वैल्यूएशन करते हुए जुर्माना राजस्व वसूली कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। ये 38वां दीक्षांत समारोह था। इसके देश भर में 39 क्षेत्रीय केंद्रों पर आयोजित किया गया था। वहीं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर 3,478 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं और समारोह में 11 वरिष्ठ नागरिकों ने डिग्री प्राप्त की। इस दीक्षांत समारोह में कुल 3,13,770 उपाधि धारक थे, जिनमें 3,478 देहरादून में थे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने उपाधि धारकों को बधाई दी और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 1,688 महिलाओं ने इस बार उपाधि प्राप्त की है, जो कि उच्च शिक्षा में महिला सशक्तिकरण का संकेत है। बात करेंगे चमोली की, जहां पर 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि जिले के समस्त न्यायालयों में 8 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये अदालत चलेगी, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम, भूमि अर्जन विवाद, दीवानी मुकदमे और विद्युत एवं जल बिलों के मामले, वेतन भत्ता, धन वसूली और जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित होने वाले मामलों को निस्तारण करवाने की अपील की है। 8 मार्च को व्यवहार न्यायालय जमुई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चिन्हित वादों के सुगमता पूर्वक निष्पादन के लिए बेंचों का गठन कर लिया गया है। मामलों के निस्तारण के लिए कुल 12 बेंचों का गठन किया गया है। होली त्योहार के मद्देनजर अब हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग खासा एक्टिव नजर आ रहा है। जिले भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की तरफ से मिलावट खाने के विरुद्ध जांच पड़ताल की जा रही है। होली त्योहार पर सभी मिष्ठान भंडारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों द्वारा सभी दुकानों पर औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। टीम ने औचक निरीक्षण हरिद्वार मेन बाजार तक किया है, जिसमें दर्जनों दुकानों के खाद्य पदार्थ और साफ सफाई की जाँच की जा रही है। गंदगी मिलने पर कई दुकानों के चालान भी काटे गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर पुलिस अब होली और रमजान को लेकर के काफ़ी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। वहीं पर पुलिस द्वारा त्यौहार पर किसी भी तरह की अनहोनी ना होने के लिए बैठक की गई है। त्यौहार के नाम पर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था में खलल ना पड़े, इसके लिए रानीपुर कोतवाली में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों की ओर से सभी समुदायों से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की गई है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई है। खटीमा में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। सावित्री चंद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रयागराज में 40 से 50 दिन चलने वाले महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा लगातार सेवा की गई है, जिसमें लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवा और दवा वितरण किया गया है। लगभग 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के रुकने के लिए व्यवस्था भी की गई है। ये सब डॉक्टर प्रवीण भाई
तोगड़िया के नेतृत्व में किया गया है। वहीं उनका कहना था कि वो हिंदुओं के सुरक्षा और अधिकारों के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। वो चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।